ठीक है। एक टॉपिक उठाएंगे इस क्लास में, वर्ब चल रहा है हम लोगों का, और एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी पेपर में ठीक ठाक मार्क्स का आता है। छोटा सा हिस्सा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो अलग बात है कि आप क्वेश्चन पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते हैं, वो अलग हिस्सा है। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है मोड ऑफ स्पीकिंग। मोड ऑफ स्पीकिंग। कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उससे हम एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, फिलर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये हम इसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए आप नवंबर में देंगे, ठीक है। चलिए, इंग्लिश आपकी कैसी है? नॉर्मली है, चलिए ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश करो कि जो कुछ भी हम चलेंगे वो टेक्निकल टर्म्स पे चलेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे जो कि ट्रेडिशनल हो, जिसको कि याद करना पड़े, जिसको कि हमें लर्न करना पड़े। ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। वॉइस का मतलब मोड ऑफ स्पीकिंग। वॉइस को हिंदी में कहा जाता है वाच्य, लेकिन हिंदी में क्या होता है इसकी कोई ज़रूरत आपको समझने की नहीं है फिलहाल। अगर हम वॉइस की बात करें, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वॉइस, ठीक है। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। नाम सुना है किसी ने? होता क्या है ये क्या, ये कहानी क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? देखिए, एक्टिव वर्क को जब ब्रेक करोगे ना, इस वर्ड को, तो एक्टिव को ब्रेक किया तो वर्ड मिला हमें एक्ट प्लस आई वी ई, इव, ये एक्टिव हो गया। किसी भी वर्ड की मीनिंग जाननी हो, आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आती है, वोकैब की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? क्योंकि अगर हमारी वोकैब सही नहीं है तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, फिलर्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। ऐसे वोकैब्स आते हैं जो हमने देखे ही नहीं होते हैं। क्यों? तो जो देखा ही नहीं है वो आएगा कैसे, करेंगे भाई? तो वोकैब को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको उसके एटिमोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक कर दीजिए। अब ये एटिमोलॉजी क्या होती है? एटिमोलॉजी होती है किसी भी वर्ड की रूट पोजीशन को एटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप चलते हैं तो एक्टिव वर्ड को भी ब्रेक किया तो एक्टिव में एक्ट का मतलब होता है टू डू, काम करना। इसलिए एक गाड़ी आती है एक्टिवा, सुना होगा आपने। एक्टिवेट सुना होगा, एक्शन सुना होगा, एक्टिवेशन सुना होगा। इन एक्ट में सभी का मतलब क्या हुआ? टू डू, यानी काम करना, ठीक है। इफ का मतलब होता है पोजीशन। यानी एक ऐसी पोजीशन जिसमें वर्क सब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है उसको एक्टिव कहते हैं। आप इसके पहले कि आगे बढ़ो, हम आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बात सुनना। स्टेटमेंट का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बच्चे, क्या? एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट के प्लेस पर जो भी होगा, क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। जो भी होगा वो इस लायक होगा कि इस वर्ब को वो कैरी कर सके। सपोज दैट अगर हमने कहा राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंपल, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सोचना, मेन वर्ब है सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन ये गाना कौन गा रहा है? राम गा रहा है। तो सोचो, राम लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। क्या एक जिंदा व्यक्ति खुद से गाना गा सकता है? सोचो विनय, क्या तुम खुद से गा सकते हो? कभी ऐसा हुआ है तुमने खुद से गाया हो गाना? अरे गा सकते हो, इतना डाउट में क्यों हो? गा सकते हो भाई, तुम्हारे अंदर चिप थोड़ी लगानी पड़ेगी सॉन्ग की, गा सकते हो। इसका मतलब एक जिंदा आदमी खुद से गा सकता है। इसका मतलब जो वर्क हो रहा है सिंगिंग का वो राम के थ्रू पॉसिबल है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट इज एबल टू कनेक्ट द वर्क विद इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज एक्टिव।
Okay, so for that reason being, all the structures that are constructed with the help of SVO are considered as active voice, and in other words, they are also known as tense. So we have 12 types of tenses. Okay, and 12 types of sentences, and one tense consists 6 type of sentences. Overall, we have 72 types of sentences. And all the 72 types of sentences are constructed by the structure of SVO. And whatever the structure are constructed by the help of SVO, all the sentences are considered as active voice. Is it clear? कि जो भी सब्जेक्ट की हेल्प से बनेगा वो सारा का सारा एक्टिव वॉइस है. तो जितने हमारे टेंस होते हैं वो सारे के सारे क्या है भाई, वो सारे के सारे एक्टिव हैं. अब आइए पैसिव. पैसिव में पास शब्द का मतलब होता है टू गो, चले जाना, हट जाना, निकल जाना, गुजर जाना. इसलिए जो चलता हुआ गुजर जाए उसको पैसेंजर कहते हैं. जो रास्ते से गुजरता है उसको पासर बाई कहते हैं. जो चोरी से गुजरता है उसको ट्रेस पासर्स बोलते हैं. बात समझे? ठीक है. और जो परमानेंट गुजरता है उसको पास अवे बोलते हैं. बोलते हैं कि नहीं कि वो तो निकल लिए, मतलब पास्ड अवे. तो पास वर्ड का मतलब टू गो. आपने 10th पास की तो 10th से आप क्या हुए, निकल लिए. 12th पास की तो 12th से क्या हुए, हालांकि इस बार आपने पास नहीं की, आपको कर दिया गया, वो अलग बात है. ठीक है, चलो. तो पास का मतलब होता है टू गो, यानी कि चले जाना. और जैसे बताया हमने, इफ का मतलब क्या होता है बेटा, पोजीशन. तो अब पैसिव एक ऐसी स्ट्रक्चर हो गई, एक ऐसा पोजीशन हो गया जिसका जो वर्क है वो सब्जेक्ट के थ्रू नहीं होता. तो सोचो, जब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एसवीओ से कन्वर्ट होकर ओवीएस पे आ जाए, ओवीएस पे आ जाए मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट पे चला जाए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चे, पैसिव वॉइस कहलाता है. अब प्रॉब्लम ये है कि हम पैसिव बनाएंगे क्यों, जब सारी बातें एक्टिव से हो रही थी, एक्टिव से चल रही थी, तो पैसिव क्यों बनाया जाए. तो सोचो, बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसकी स्टार्टिंग जो होती है वो नॉन ह्यूमन नाउन या प्रोनाउन से होती है. तो अगर आपके सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई नॉन ह्यूमन केस है तो आप उसका एक्टिव बनाएंगे कि पैसिव बनाएंगे. सोचना कैसे, यहां तक क्लियर कर लिया, यहां तक कोई डाउट नहीं ना है. चलो, अब हम दो एग्जाम्पल देंगे और उन दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव की जरूरत होगी कि पैसिव की जरूरत होगी. नोट करना है यहां तक कुछ, ठीक है, क्लियर है. चलिए, काजोल हो गया बेटा. चलिए, हम दो स्ट्रक्चर दे रहे हैं. आई एम ईटिंग अ मैंगो. रुक जाना. और दूसरा दिया हमने, अ मैंगो इज ईटिंग मी. और हमने दो स्टेटमेंट दिए और हमने कहा सोच के बताना कि इन दोनों में सही कौन कौन सा है. तो देखो, सिंपल सी कहानी समझना. स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया, एसवीओ. अगर आपको ये डिफाइन करना हो कि सेंटेंस हमारा एक्टिव बनेगा कि पैसिव बनेगा, तो उसके लिए डिसीजर कौन होता है, वर्ब. तो इसमें भी देखिए, इसमें वर्ब आया ईटिंग और इसमें वर्ब आया ईटिंग, दोनों में वर्ब तो कॉमन है. ठीक है, लेकिन सोचना, यहां पर कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं. क्या खा रहा हूं, सोचना. जब आप वर्ब के साथ व्हाट जोड़ोगे, सॉरी व्हाट नहीं,
जब आप वर्ब के साथ हु जोड़ोगे तो हु का जो आंसर देगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब के साथ जोड़कर पूछना हु, तो हु का जो आंसर देगा वो सब्जेक्ट होगा। और अगर वर्ब के साथ जोड़कर क्या पूछोगे, व्हाट या whom, कि क्या या किसे, तो इसका जो आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बस समझे, ये फाइंड आउट करने का तरीका है। तो सोचो, एम ईटिंग ये वर्ब है, हम कहें पहले हु, कौन खा रहा है, मैं, तो मैं आई सब्जेक्ट हो गया, क्या खा रहा है, मैंगो, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोचना, क्या एक लिविंग केस आई खुद से आम खा सकता है? इसका मतलब इसे इस मैंगो को खाने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये वर्क इसके थ्रू पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस हमारा क्या है बेटा, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये वर्क में इन्वॉल्व है, और ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, लेकिन नीचे आ जाओ, ईटिंग, हु, मैंगो, मैंगो किसे खा रहा है, मुझे खा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मैंगो जो कि नॉन लिविंग होता है वो मुझे, जो कि मैं एक इंसान हूं, मुझे खा जाए? एक चीज बताओ, इंसान आम खाता है कि आम को इंसान खाता है? इंसान आम खाता है। आम अगर इंसान खाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट के प्लेस पर आया था मैंगो, वो इस वर्क को खुद से कैरी नहीं कर पा रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर हमें इस स्टेटमेंट को किसी और तरीके से बनाना हो तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं, a mango is being eaten by me, यानी मेरे द्वारा ये आम खाया जा रहा है। क्या हम स्टेटमेंट को ऐसे बना सकते हैं? इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है बेटा, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। तो पहला स्ट्रक्चर यहीं पर क्लियर करो कि हम किसी भी स्टेटमेंट का पैसिव नहीं बनाते। हम एक्टिव बनाने का मतलब ये हो गया कि जब मेन वर्ब सब्जेक्ट के थ्रू इजीली कैरी हो जाएगी तो वो एक्टिव है। सारे टेंस हमारे एक्टिव होते हैं। लेकिन जब मेन वर्ब को सब्जेक्ट कैरी न करे जबकि कोई और कैरी करे, तो ये पोजीशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो पैसिव कहलाती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि सेंटेंस को एक्टिव में बनाना जरूरी है या पैसिव में, यानी सेंटेंस की एक्टिव रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या सेंटेंस की पैसिव रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट क्लियर है? नोट करना है? आगे बढ़ें या नोट करना है? ठीक है, क्योंकि देखो ये छोटे 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 टेक्निकल पॉइंट्स हैं और इस पे ही चीजें अभी आगे चल के कंस्ट्रक्ट होंगी। ये दिखने में थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़िए और इजी हो जाएगा। हो गया, इसको नोट कर लिया? चलिए फिर अब यहां से आगे बढ़ो। आइए, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। कितने तरीके से आप पैसिव वॉइस सीखेंगे? तो कितने तरीके से सीखेंगे भाई? सबसे पहला जो तरीका होता है वो है आपका पैसिव बाय टेंस। टेंस के थ्रू पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये पहला तरीका है। दूसरा है बाय इंपेरेटिव फॉर्म। इंपेरेटिव फॉर्म से पैसिव बनाएंगे, ये दूसरा तरीका है, यहां से नोट करते रहना। तीसरा है बाय मोडाल्स, और चौथा है बाय टाइम। We have these four types of making a sentence from active to passive voice. ठीक है, you have to note them out. Have you any paper or pen?
हाँ, टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। Okay, has it been done? Now we have to start by tense, and I hope that it will be the easiest part for you, because you know it already, and I think that in your schoolings, in your 10th or 12th, you are taught the questions, the terms regarding passive voice. So just we have to make a brush up here. We need not to go in depth whether the unnecessary terms are required, but wherever the technical terms are concerned, we have to be a bit deep. Is it clear? Okay. फर्स्ट पॉइंट, पैसिव बाय टेंस। टेंस क्या होता है बेटा? टेंस क्या होता है? प्राचीन काल से आपको टेंस पढ़ाया गया है, आपको याद आ रहा होगा। व्हाट इज अ टेंस? ओके, कैन यू? व्हाट्स अ टेंस? यू? ओके, यू? Hmm. It means you want to say that the movement of time is known as tense. In short, you can say that the movement of time that consists the incirculation of the present, past, and future, it is considered as what? Tense. Okay. As far as tense is concerned, we have 12 tenses. Which ones? Number first. In present, we have 4. Which one? Present, indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Next one is past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. And the final one is future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. But the important point that you have to make it clear, that among all the 12 tenses, we are allowed to make only 8 tenses in passive voice. इस 12 में से केवल 8 का बनता है। तो ये जानना, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि किसका किसका बनता है, तो वो टेढ़ा है। हम ये जान लेते हैं किसका किसका नहीं बनता। अगर नहीं देखो, ज्यादा कम वाला कौन सा है, नहीं बनता कि बनता? तो नहीं बनता अगर क्लियर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि बनता अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है बच्चे कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। दूसरा पॉइंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 आपके प्रेजेंट से, 3 पास्ट से और 2 फ्यूचर से कुल 8 टेंसेस होते हैं जो पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब कुछ चीजें और समझो कि अगर ये 8 का पैसिव बनाते हैं
तो एक बात जो यहाँ निकल के आई है कि इन सब के साथ वर्ब की पोजीशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या है, मेन वर्ब की पोजीशन क्या है, उसको जरा क्लियर करो, ठीक है। और इसको क्लियर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा वॉइस चार्ट, ठीक है। ये नोट कर लिया या फिर ये ठीक है, इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, यहाँ पॉइंट समझे। वॉइस चार्ट ये सब बाय टेंस चल रहा है, और आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, या आ रही है कोई दिक्कत, ठीक है। समझो, वॉइस चार्ट में जब चलोगे कि कुछ सीधी सीधी बातें हैं। पहला आप टेंस यहाँ नोट कर लीजिए, दूसरा सेंटेंस नोट कर लीजिए, तीसरा मेन वर्ब इन फॉर्म, और चौथा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर्स। तो इस चार्ट को तो केयरफुली आप नोट कर ही लोगे, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, क्या नाम है आपका? सौरभ। सागर, कहाँ के रहने वाले हैं? वेरी गुड। सागर, पहला टेंस कौन सा आएगा? कौन सा आएगा भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है ना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। विच वन? फ्रॉम सिंपल टू interrogative, negative, these 6 types of sentences, and in all the 6 types of sentences we have to carry v3, means third form of main verb. And you have to make one thing clear and sure: whenever you are asked about the form of verb, you have to make it sure that in passive voice we always use third form of main verb, whether any of the tenses or any sentences, it doesn't matter, ठीक है। चाहे कोई भी टेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो पैसिव वॉइस में बच्चे वो आपकी वर्ब की वेरिएशन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। पैसिव वॉइस में देर इज ओनली द वेरिएशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑफ मेन वर्ब। Okay, you need not to be confused among v1, v2, v3, v4, v5, v6. No, you have to stick only with the one form, and that is considered as v3. Is it clear? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में आपको यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी बच्चा, वो मिलेगी आपकी क्या? इज, एम एंड आर. So with is, am, are, if you are using v3, it means we are in the passive voice of present indefinite tense. Is it clear? Okay. Now, next one is present continuous tense. Same, simple to interrogative, negative. Same v3, but as far as helping verb is concerned, we have to use is, am, are plus being. Is, am, are plus being. It means the condition will be is being, am being, are being in present continuous tense regarding the passive voice helping verb. Okay. Third one is present perfect tense. It is simple to interrogative, negative. Again, we have to go with v3, and the real point is here that as far as helping verb is concerned, with has, have, you have to use been, and the structure will be has been and have been.
Okay, is it clear? Is it clear? Okay. Now it's time for the next one. Obviously, after present we have to move towards past, and it is past indefinite tense. Okay, as usual, in simple to interrogative negative, simple to interrogative negative, V3, and as far as helping verb is concerned, you have to use was and were. Okay, now next one is past continuous, simple to interrogative negative. It is for V3, and as far as helping verb is concerned, was, were plus being. So it will be was being and were being. And I think that you are quite aware of it, that was is used for singular and were is used for plural. In the same manner, I think that you know that has is used for singular and have is used for plural. Any question? Okay. The next one is past perfect tenses, simple to interrogative negative, V3, and had plus been. It means it will be had been, whether the statement is for singular subject or for plural subject, it doesn't matter. बीन सीन कहाँ से होगा भाई, बीन होगा. और ये प्रेजेंट और पास्ट के बाद अब कौन सा बच गया? फ्यूचर. तो चलिए, फ्यूचर जो है आपका ब्राइट है, इसलिए हमने इसको हरे रंग से लिख दिया. ठीक है. अच्छा, कलर पे मत जाना कि फ्यूचर ब्राइट है तो हरे पे लिख दिया तो उसका मतलब प्रेजेंट. प्रेजेंट बोले हैं गुरुजी, ये हमने कुछ कहा नहीं, हमने कहा मीनिंग मत निकालना. ठीक है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है ना, लिखने में आसानी होती है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, simple to interrogative negative, as usual V3, and will shall plus be. It means it will be or shall be. And the last one is future perfect tense, also simple to interrogative negative, also for V3, and will shall plus have been. It means will have been and shall have been. Any question? Okay. सब में थर्ड फॉर्म रहेगा. हाँ, सब में थर्ड फॉर्म रहेगी. ये थोड़ा इजी है. इसमें अगर आपने दिमाग लगा लिया कि बस किस तरीके से एक्टिव और पैसिव की पोजीशन को हम पहचान लें, अगर इतना सा आपने दिमाग लगा लिया तो ये टेंस के मुकाबले ज़्यादा इजी है. लेकिन अब क्वेश्चन कराएंगे. ठीक है. अभी हम इंपेरेटिव फॉर्म की बात नहीं करेंगे,
बाय टेंस की बात नहीं करेंगे, मोडाल्स की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल आपको टेंस से एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन कराएंगे। हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा या आप कितना कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। तो रेडी क्वेश्चन के लिए? चलो देखा जाए। चलिए, हम कहीं भी एरर के क्वेश्चन में ABCD नहीं करते। ये पुरानी आदत है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। हम ये नहीं कहते कि बताओ किस पार्ट में गड़बड़ है, ए में गड़बड़ है, बी नहीं। हमको बताओ किस वर्ड पे प्रॉब्लम है, उस वर्ड का इम्प्रूवमेंट क्या होगा। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो एक साथ फिलर, इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट और एरर के क्वेश्चन एक साथ कर सकते हो। तो ये बहुत इजी सा छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको इसका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा इनवाइटेड इन द मीटिंग बट ही रिफ्यूज टू गो दैट टाइम। इस सेंटेंस से फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर कहाँ है और क्यों है, और इम्प्रूवमेंट क्या होगा। और इसमें जो भी है वो वही एक्टिव पैसिव है जो अब तक आप आधे घंटे से 35 मिनट से पढ़ रहे थे। ये उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा हमने। एरर गो, एरर गो, ठीक है, एरर गो क्या करें, वेंट आएगा। क्या बात करते हो, गॉन कर दें, टू गॉन। सही में हमको तो नहीं लगता। इसलिए कहते हैं जब कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो केयरफुली समझा करो, ठीक है। अभी तक कोई भी आंसर के आसपास ही नहीं पहुंचा। बोलो बेटा। प्रोनाउन थोड़ी पढ़ाए हैं क्या। और सोचो कुछ। बट इज रिफ्यूज्ड, ही इज रिफ्यूज्ड। शाबाश, ये रिफ्यूज होगा, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, कैसे पता किया कि प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, पहुंचेगा वो प्रेजेंट में। मतलब पास्ट में इनवाइट किया है तो प्रेजेंट में मना करना चाहिए। हम पास्ट में मना कर चुके हैं, हम प्रेजेंट में नहीं करेंगे। और बोलो। हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं, हम नहीं प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब बताओ कौन सा लॉजिक लगाते हो कि चाची की मूछें होती तो उनको चाचा कहते। क्यों कहोगे चाचा भाई, चाची कहो ना, क्या दिक्कत है। यार तुम लोग यूपीएससी के बारे में सोचते हो, हैं? आप एक टॉप मोस्ट एग्जाम के बारे में सोचते हो और आपकी थिंकिंग वही है एबीसीडी वाली। कैसे क्रैक करोगे। एक भी स्टूडेंट उस वर्ड के आसपास ही नहीं पहुंच पाया। तुमको छोले भटूरे खिलाएंगे।
पक्का बताओ आंसर क्या होगा, किसी को भी जो आंसर दे देगा। बढ़िया पनीर वाले बटर डाल के और साथ में लस्सी। जानते हो 5 to 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड, ये स्पीड होनी चाहिए बेटा। आप बैंक पीओ के बारे में सोच रहे हो ना, बैंक पीओ पे 3 से 4 लाइन का एक क्वेश्चन आएगा एरर का, ठीक है, और ये अभी शुरुआत है बेटा, हम यहां से उठाते उठाते उस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम शुरू करेंगे बिल्कुल माइनस में और खत्म करेंगे 100 पे, उसमें कोई बट नहीं है, जितना बताएंगे उसके बाहर से किसी और में आता भी नहीं है, ये भी गारंटी है। लेकिन बच्चे आप वहां तक कनेक्ट तो हो, सोचो। अब हमको बताने तो छोड़ो, ज्यादा मेहनत हो गई, बताओ। देखो मिस्टर वर्मा लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। क्या काम कर रहे हैं? किसको? किसको? कहा दिया है? कुछ दिया है सेंटेंस में? इंफॉर्मेशन अज्यूम मत करना कि अगर ऐसे होता तो ये होता, ऐसा नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन सेंटेंस में अवेलेबल है वही फाइनल है और उसी पे चलना है, ठीक है। सोचना, मिस्टर वर्मा इनवाइट कर रहे हैं किसको, ये सेंटेंस में नहीं क्लियर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट गायब है। यहां सोचो, फिर आगे बढ़ो। रिफ्यूज किया किसने? मिस्टर वर्मा ने। यही किसके लिए आया है? मिस्टर वर्मा के लिए। अब सोचिए, हमारे पास दो वर्ब आए हैं, एक इनवाइटेड और एक रिफ्यूज्ड। टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट दोनों में। सिंपल पास्ट का मतलब ये होगा कि हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कोई भी टेंस किस में होता है, कोई भी टेंस किस में होता है, कोई भी टेंस किस में होता है, हमेशा एक्टिव वॉइस में होगा। कोई भी टेंस एक्टिव, बताए थे ना ये आपको। सोचो, क्या वर्मा जी खुद से रिफ्यूज कर सकते हैं किसी चीज को? क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा खाना खाओगे, तुमने कहा नहीं खाएंगे, तो ये नहीं बोलने वाला काम तुम खुद कर सकते हो कि नहीं? इसका मतलब रिफ्यूजिंग का जो वर्क है ये ही यानी कि वर्मा के द्वारा हो सकता है, खुद से कि नहीं? तो ये वाला केस यहां से एक्टिव बनना चाहिए। ये V2 आया है यानी कि एक्टिव बना हुआ है, सेंटेंस सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस वाले वर्ब पे आ जाओ। इनवाइट किया, वर्मा ने किया, किसको किया नहीं पता, तो क्या वर्मा खुद को इनवाइट कर सकता है? क्या आप कभी भी अपने आप को किसी भी पार्टी के लिए खुद को इनवाइट कर सकते हैं? आपके फ्रेंड की मैरिज है और आपको अब तक कार्ड नहीं मिला है, अपने फ्रेंड के घर गए, देखे कार्ड लिखा जा रहा है लेकिन आपका नाम नहीं है, तो क्या करोगे आप? एक कार्ड उठाओगे, अपना नाम लिखोगे, खुद को दोगे, लो कल आ जाना। ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि जो इनवाइट करने वाला वर्क है मिस्टर शर्मा खुद से नहीं कर पाएंगे, तो क्या कोई दूसरा मिस्टर शर्मा को इनवाइट कर पाएगा? तुम खुद को इनवाइट कर पाओगे कहीं? क्या ये तुम्हें इनवाइट कर पाएगा? अगर ये तुम्हें इनवाइट कर पाएगा तो मेन काम किसने किया? तो ये सब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ तो तुमको इनवाइट किया, तुम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट। तुम ऑब्जेक्ट हो गए तो बेटा एक चीज बताना, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट एक्टिव होता है कि पैसिव होता है? और अगर पैसिव होता है तो वर्ब का मोड एक्टिव होना चाहिए कि पैसिव होना चाहिए? टेंस कौन सा था? टेंस कौन सा था? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का पैसिव बनाओ, मिस्टर वर्मा वॉज इनवाइटेड। इसलिए हमने कहा एक्टिव पैसिव का मतलब बाई लगा दो, वो पुरानी कहानी जो पढ़े हो कि पीछे वाला आगे आगे वाला पीछे, बाई लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, वो नहीं आता पेपर में, ठीक है। 2021 में 1960 की पढ़ाई नहीं होती है, अब नहीं आते वो क्वेश्चन। और बताओगे एक?
दे वर वीपिंग as their dog had killed in a very unfortunate way. hmm? क्या हुआ? they were wept. नहीं, वो वीप है, रोना। वेप्ट कर दें, वेरी गुड, सही आंसर है। क्या नाम बेटा? अनीश। अनीश, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपको वीप वीप वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे तभी तो पैसिव वॉइस आएगा। क्योंकि कोई भी, अच्छा, दे किसके लिए आता है? जिंदा के लिए कि मुर्दा के लिए? जिंदा के लिए आता है। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जिंदा आदमी खुद से थोड़ी रोता है, उसको रुलाया जाता है, मतलब उसको डंडा मारते हैं तब रोता है। उसको कितने भी दुख हो खुद से नहीं रोएगा, उसके आंसू लाने के लिए मशीन लगाई जाती है यहाँ पे। ऐसा होता है क्या अनिश? खुद से रो सकते हैं ना बाबू? जब खुद से रो सकते हैं तो क्यों थर्ड फॉर्म लगा सकते हो? यहां तक तो सही था, ये एक्टिव केस था, वहां तो सोचना ही नहीं है ना। इसका आंसर सही था। सोचो, हैड किल्ड, क्या मरा? डॉग ने सुसाइड किया था क्या? डॉग ने खुद तो गोली मारी थी या फांसी पर लड़ गया था खुद? डॉग मरा था कि मारा गया था? तो जब मारा गया था, इसका मतलब डॉग को जिसने मारा वो सब्जेक्ट हुआ ना। तो डॉग क्या हो गया? बोलो। ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट एक्टिव होता है कि पैसिव होता है? तो इसका मतलब परफेक्ट केस का पैसिव चाहिए ना आपको। बात समझे? नोट करना है? हो गया? नोट हो गया? कैसे कैसे क्या कहानी चलती है एक्टिव की और पैसिव की, ये क्लियर हो गया। देखो, कॉन्सेप्ट बड़ी चीज है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल आता है। अब हमने देखा है कि एनडीए के बच्चे कहते हैं कि यार हम लोगों में तो एक्टिव पैसिव आता नहीं, बैंक वाले कहते हैं हम लोगों में आता नहीं। कैसे नहीं आता भाई? एसएससी वगैरह में क्या होता है कि अलग से एक्टिव पैसिव के सेक्शंस आते हैं। सीडीएस में भी यही होता है, तुम्हारे एमएनएस में भी यही होता है। लेकिन अगर एनडीए की बात करो, बैंक की बात करो, तो उसमें होता क्या है ना कि वो उसमें इससे रिगार्डिंग एरर के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिलर के क्वेश्चन आ जाएंगे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। वो तो आपको करना पड़ेगा ना, उससे कहाँ बच के जा पाओगे। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। हम्म, बोलिए, इसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं? हम्म, if it will do on time, I am hoped that your work will no longer remain today. क्यों? पता है आपको 40 क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से, ऐसे एरर के, सॉरी 40 मार्क्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे एनडीए में, और 10 क्वेश्चन फिलर्स के ले लो, 80 मार्क्स हो गए। अब 80 मार्क्स में अगर तुम ज्यादा नहीं 3 क्वेश्चन ही लगाते हो फिलर मिलाकर और एरर मिला के, तो कितने मार्क्स हो गए बेटा? 12।
तो 200 में से 12 मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है कि कम है? और एक एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन। तुम्हारे में 30 क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, 35 आएगा मेंस में इंग्लिश का, ठीक है। और जो टर्म होगा आप में, वो पैसेज से आपके 10 क्वेश्चन है, और पैसेज का जो लिमिट होगा वो अराउंड 800 वर्ड्स का होगा, लॉन्गर पैसेज है। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरर्स के, फिलर्स के, वो सारी टर्म्स को इंक्लूड करके पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हमको पता चले कि आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो। क्या विल बी? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो यार, कुछ अजीब सा बोलते हो। मतलब सही जाते जाते गलत हो जाते हो तुरंत। आपने बोला बेटा आई एम होप्ड के बदले आई होप होगा, ऐसा क्यों होगा? तो एफर्मेटिव तो ये भी है, बस ये पैसिव में है, तो दिक्कत क्या है फिर? खुद से होप कर सकता है। विल टू, ये वर्ब आया किसके लिए? इट के लिए। इट किसके लिए आता है, लिविंग की नॉन लिविंग? इट किसके लिए आता है, लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग के लिए आता है। लिविंग के लिए ही, शी और दे आते हैं, आई और यू आता है, वी आता है, लेकिन इट नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट के मोड पर जो भी आया है वो नॉन लिविंग है। तो एक नॉन लिविंग खुद से काम कर लेगा? बोलो। नहीं कर लेगा। तो क्या किसी नॉन लिविंग पर कोई दूसरा काम कर पाएगा? क्या ये चेयर अपने आप हिल जाएगी? अगर ये चेयर अपने आप हिलने लगे तो यहां कोई बैठ नहीं पाएगा। कौन आ जाएगा भाई? चुड़ैल आ जाएगी। लेकिन अगर इस चेयर को चाहोगे तो आप खुद से हिला सकते हो कि नहीं? खुद से हिला सकते हो ना, ठीक है। इसका मतलब आप जब हिलाओगे तो ये जो मूव कराने का काम हो गया वो चेयर के आपके थ्रू हो रहा है, तो इसमें उसमें इसमें एक्टिव कौन हुआ? आप एक्ट हुए, यानी आप लीड कर रहे हो उसको। और वर्क किसके ऊपर हो रहा है, चेयर के ऊपर। तो चेयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वही चीज आपकी इट के ऊपर है, ठीक है। इट विल डू, ये फ्यूचर का पैसिव चाहिए, फ्यूचर का पैसिव चाहिए। तो सही केस क्या होगा बेटा, इफ, यहां पहले बनाओ, इफ इट विल बी डन होगा बाबू। आप यहीं गड़बड़ कर गए थे, आप फर्स्ट फॉर्म तक रह गए थे। आपने विल भी तो किया था लेकिन आप डू पे रह गए थे, बस समझे। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ये होता है डू, डिड और डन, ठीक। फिर आगे बढ़ो। आई एम होप्ड, ये आपने बिल्कुल सही बताया बेटा। आई एम होप्ड कैसे होगा, क्योंकि होप करने का काम तो मैं खुद से कर सकता हूं ना, मैं तो लिविंग बीइंग हूं ना। तो बीइंग अ लिविंग पर्सन अगर मैं खुद से होप कर सकता हूं तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो एक्टिव की है, ना कि पैसिव की है। और जो ये बना है वो क्या बना है, क्या बना है, पैसिव बना है। तो इसका मतलब हमको इसको एक्टिव में लेके जाना चाहिए। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा, आई होप। तो ये दो जगह प्रॉब्लम थी बच्चे, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव को थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलो। जब नजर बदलोगे तो नजरिया बदल जाएगा। अगर आप इसको उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से कि आपको करना चाहिए, तो आपका नुकसान क्या होगा कि आपने दिमाग में जो एक परसेप्शन बिठा रखा है कि बाई लगा के थर्ड फॉर्म, ये पैसिव, ये गलत है। ऐसा कोई भी वर्क आपके साथ नहीं होता, ठीक है। तो आपको पढ़ना वो है जो आपके पेपर में टेक्निकल तरीके से आता है, चाहे वो कोई पेपर हो इंडिया का,
एसएससी हो, एनडीए हो, बैंक हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, व XYZ कोई जिसमें पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जहां आएगी, स्किल इस लेवल से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, एक कॉपी फेयर बनाओ, सभी लोग बना ही रहे होंगे, और रोज के वर्क रोज करो। आई होप आपको असाइनमेंट भी हम फॉरवर्ड करवा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। ठीक है, असाइनमेंट नहीं मिला अभी, अभी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको रखिए यहाँ तक, मिलते हैं अगली क्लास में। दैट्स ऑल।